आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होने में अभी 13 घंटे का समय बचा है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से ही जबरदस्त नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दिन से ही बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी कल होने वाली हार को भांप चुकी है और बौखलाई हुई है। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, वो सीटें कई मामलों में दिलचस्प हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खाते में जो सीटें थीं और जिन सीटों पर वोटिंग के दौरान हंगामा और बवाल हुआ, ज्यादातर वो सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। ऐसे में जो एग्जिट पोल्स अलग अलग एजेंसियों के सामने आए हैं, उनमें बीजेपी को कम से कम 9 में से 7 सीटों पर लीड नजर आ रही है। मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटों का जो गणित अखिलेश यादव ने लगाया था, वो शायद काम नहीं आया। तो सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट योगी के हिस्से में भी आया है? अगर हां, तो ये अखिलेश यादव के तमाम फॉर्मूलों के लिए कितना बड़ा झटका होगा, यह खुद चर्चा का विषय है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी क्लीन स्वीप का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव का तो दावा है कि नैतिक जीत उनकी हो चुकी है, इंतजार जीत के सर्टिफिकेट का है। लेकिन एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि उन्हें सीसामऊ और करहल सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। तो ये 9 सीट आपके सामने रखती हूं। सीसामऊ की बात करें तो 2017 में इरफान सोलंकी यहां समाजवादी पार्टी से जीते थे। मार्जिन था 5826 का। 2022 में भी इन्होंने जीत दर्ज की। इरफान सोलंकी ने, मार्जिन हो गया था 12266 का। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि यहां समाजवादी पार्टी को लीड है। करहल सीट से सोबरन यादव 2017 में 38,405 की लीड से जीते थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से 2022 में 67,505 मार्जिन से जीते। सपा को यहां पर लीड है। प्रवीण कुमार सिंह बीजेपी से जीते फूलपुर में, मार्जिन 26,613। प्रवीण पटेल बीजेपी से जीते, मार्जिन महज 2,732 का था। फिलहाल यहां बीजेपी को लीड नजर आ रही है। तो इन सीटों पर क्या होने जा रहा है और बयानबाजी किस तरफ इशारा कर रही है, डर की राजनीति कौन कर रहा है, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ है। चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब है? यह जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। तो जिन 9 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, उन 9 सीटों का सियासी इतिहास या चुनावी गणित क्या कहता है, आइए आपके सामने रखती हूं। एक एक सीट पर वोट का मार्जिन क्या है, जीत का मार्जिन क्या है, आइए आपको ये मैं बताती हूं। सबसे पहले आपके सामने कानपुर जिले की सीसामऊ सीट का आंकड़ा रख देती हूं। सीसामऊ की अगर आप बात करेंगे तो 2017 में इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से जीते थे। वोट का मार्जिन था या जीत का मार्जिन था 5,826 वोट का। 2022 में इरफान सोलंकी ने फिर अपनी जीत को रिपीट किया। इस बार मार्जिन उनका बढ़कर हो गया 12,266। अभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर लीड है। करहल सीट मैनपुरी जिले की सीट है। सोबरन यादव समाजवादी पार्टी से जीते थे। जीत का मार्जिन था 38,405 वोट। अखिलेश यादव 2022 के चुनावों में सीट से जीते, मार्जिन था 67,505। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को लीड है। फूलपुर सीट प्रयागराज जिले की सीट है। प्रवीण कुमार सिंह यहां से बीजेपी के 2017 में जीते, मार्जिन 26,613 वोटों का था। 2022 में भी प्रवीण सिंह पटेल यहां से चुनाव जीते, मार्जिन 2,732 का था, यानी मार्जिन घटा। अभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी को
फिलहाल लीड मिल रही है, यानी ये सीट बीजेपी एक बार फिर से निकाल सकती है। इसके अलावा फूलपुर के बाद हम उस सीट की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा घमासान मचा, जिस पे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, वो है मुरादाबाद की कुंदरकी सीट। यहां से मोहम्मद रिजवान ने 2017 में जीत दर्ज की थी। जो मार्जिन था वो 10,821 वोटों का था। जियाउर रहमान बर्क जो कि फिलहाल इस सीट से सांसद बन चुके हैं, संभल सीट से, उनका मार्जिन था जीत का 43,162। फिलहाल इस सीट पर उलटफेर हो सकता है और ये जो वोट का मार्जिन 43,162 का है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि यहां बीजेपी लीड ले सकती है, यानी इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं खैर सीट अलीगढ़ जिले की सीट है, इसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जा सकता है। अनूप प्रधान बीजेपी से जीते थे 2017 में, मार्जिन 74,000 का था। अनूप प्रधान ही 2022 में जीते, मार्जिन फिर से 74,341 वोट का था। अभी भी इस सीट पर बीजेपी को लीड है। अब आप मीरापुर सीट की बात करें, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुजफ्फरनगर की सीट है। इस सीट पर 2017 में अवतार सिंह भडाना ने जीत दर्ज की थी, मार्जिन कुल 193 वोटों का था। वहीं 2022 में सीट आरएलडी ने निकाली। आरएलडी के चंदन चौहान यहां से चुनाव जीते और मार्जिन उनका था 27,280 वोट का। अभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस सीट पर भी जो लीड है वो है आरएलडी को, यानी कि आरएलडी अपनी मीरापुर वाली इस सीट को बचा सकती है, निकाल सकती है। अब उस सीट की बात कर लेते हैं जो बीजेपी का गढ़ कही जाती है, जहां बीजेपी को कई सालों से हराया नहीं जा सका है, वो है गाजियाबाद की सीट। 2017 में अतुल गर्ग यहां से जीते, मार्जिन था 70,505 का। 2022 में भी अतुल गर्ग जीते, 1,05,537, यानी 1 लाख वोटों का मार्जिन था। फिर अतुल गर्ग इस सीट से सांसद बन गए, इसलिए यह उपचुनाव हो रहे हैं। अभी भी इस सीट पर बीजेपी को लीड है, यानी बीजेपी अपने गढ़ में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। वहीं मझवा सीट की बात करें तो मझवा सीट में सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी से यहां पर मैदान में थी, मार्जिन था 41,559 वोटों का। जबकि 2022 में विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से, यानी कि गठबंधन में सीट चली गई थी, मार्जिन 33,587 सीट का था। इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी को इस सीट पर लीड मिल रही है। कटहरी सीट लालजी वर्मा वाली सीट है। बीएसपी यहां 2017 में जीती थी, 6,287 मार्जिन था। लेकिन यह सीट चूंकि लालजी वर्मा 2022 में समाजवादी पार्टी में आ गए तो उन्होंने ये सीट फिर जीती। इस बार मार्जिन हो गया 7,696 का। अभी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं 2024 के कि बीजेपी को इस सीट पर लीड मिल सकती है, यानी कि बीजेपी इस सीट पर जीत सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में दो ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की थी, एक तो आप कहिए कटेरी की सीट और एक कुंदरकी की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सींधमारी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ बढ़त मिल सकती है। हालांकि कल नतीजे आएंगे और कल जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं और डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सारे आंकड़े आशुतोष वर्मा जी दिखाए, एग्जिट पोल भी बताए, कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डरने डराने की राजनीति उत्तर प्रदेश में क्यों की जा रही है? जब जीत का कॉन्फिडेंस है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों? देखिए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और एग्जिट पोल करने वालों का भी अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपना एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल या आप जो भी कहिए जमीनी स्थिति देखते हैं। अभी आपने जो चीज़ें बताई उसके हिसाब से 3-4 सीटें हैं जिस पे हमें समाजवादी पार्टी को सीधी बढ़त तो वैसे भी दिख रही है और हमारा मानना है कि हम 5 या 5+ रहेंगे। करहल आपने बताया कि समाजवादी पार्टी को लीड मिल रही है, क्योंकि करहल को हम 93, 96, 2002, 2007, 2012, 2022, 2017, 2022 हम लगातार 93 से जीतते आ रहे हैं। तो ठीक है, आपकी बात भी समझ में आती है। फिर आपने सीसामो को बताया 2012 समाजवादी पार्टी जीती, 2017 जीती, 2022 जीती और वहाँ भी इरफान सोलंकी को 50% से ऊपर मिला, वो बात भी आपकी समझ में आती है। अभी आपने बात करी कुंदरकी की।
कुंदरकी सीट पे 2012 को समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में समाजवादी पार्टी जीती, 2022 में जीती, और जियाउर रहमान बर्क साहब को जो वोट मिला है वो 46% के ऊपर वोट मिला है, और इस बार भी हमको उम्मीद है कि इससे बढ़ के वोट मिलेगा। इसलिए कुंदरकी में आज तक भाजपा का चेहरा नहीं खिला, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, आपकी बात है, आपका आकलन है, लेकिन हमें लगता है कि हम वो सीट आसानी से जीत रहे हैं। और चौथी सीट कटेहरी आप भूल गई, 2012 में समाजवादी पार्टी में शंखलाल मांझी उस पर जीते, स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके बाद 2017 में वहां लालजी वर्मा लड़े, बीएसपी से जीते, और फिर 2022 में फिर लालजी वर्मा जीते सपा से। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगातार पिछले 3-4 चुनाव से वो भाजपा को नहीं जीतने दे रही है, तो इस बार भी नहीं जीते, लेकिन ये 4 सीट पे तो हम आराम से दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीरापुर की बात कर रही हैं, आपके प्रत्याशी दोबारा चुनाव की मांग कर रहे थे, चुनाव को निरस्त करने की मांग कर रहे थे कि कुंदरकी में चुनाव फेयर नहीं हुआ, कुंदरकी में बवाल भी खूब देखने को मिला। चुनाव तो प्राची जी हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इस गणतंत्र को गणतंत्र बनाया गया, वो चाहे किसी एक बूथ पे हो, चाहे वो 100 बूथ पे हो, वो गलत है। और आप पूरे देश ने देखा कि जब 2 बहुत बड़े राज्यों के, खासकर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे विधानसभा, उससे ज्यादा चर्चाएं सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया पे, हर जगह पर उत्तर प्रदेश में हो रही अराजकता के ऊपर बात चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और जिलाध्यक्ष की तरीके से काम कर रहा है? इसलिए आपको बांग्लादेश की भी याद आ रही है, इसलिए बांग्लादेश की भी याद आ रही है आपके नेताओं को, वो खतरनाक है। इन 9 सीटों पर जो माहौल रहा, आशुतोष वर्मा जी, बस इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी, इन 9 सीटों पर ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया कि अब बांग्लादेश की सिचुएशन आपको उत्तर प्रदेश में याद आ रही है? नहीं, कौन सी बांग्लादेश की, मैं आपके संदर्भ को नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके नेता का बयान है ना, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, क्या पढ़ के बता देते हैं। लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस जब वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके मनमानी करने लगे, उसका इलाज फिर जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से ऐसा कर रही थी, पिछले 2 टर्म से कोई चुनाव नहीं होने देती थी। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि जैसे हमारे यहाँ कुंदरकी और मीरापुर में हुआ, तो बांग्लादेश वाला सीन या बांग्लादेश वाली पिक्चर क्या यहाँ पर रिपीट करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझिए प्राची जी, जिस प्रकार से कल पूरे देश ने देखा कि अगर पुलिस प्रशासन जिसको शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजा जाए, वो वोटर लिस्ट लेके गांव-गांव घूमने लगे। आखिर पुलिस का वोटर लिस्ट से क्या काम? पुलिस का पिस्तौल निकालने का क्या मतलब रखता है? अगर प्रशासन पूरी तरीके से एक पार्टी के आगे नतमस्तक हो जाए तो क्या कर सकती है जनता? ठीक है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये समाजवादी पार्टी से भाजपा की नहीं है, भाजपा की उत्तर प्रदेश की आवाम से लड़ाई चल रही है। और आपने पहली बार देखा कि बुरी तरीके से लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित ये प्रशासन उनको आगे नहीं आने दे रहा है। एग्जिट पोल में बेशक आपको बढ़त कहा जाएगा, आंदोलन से निकली हुई पार्टी आंदोलन के थ्रू जाएगी। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। अजय आलोक जी, बेशक एग्जिट पोल में आपको बढ़त मिल रही है, कुंदरकी वाली सीट समाजवादी पार्टी से हटकर शायद भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा सकती है। हालांकि कल नतीजे आएंगे तभी पिक्चर स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन आशुतोष वर्मा जी और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि ये चुनाव में आप डर गए थे और डर की वजह से आपने पुलिस प्रशासन को आगे किया। आप भी आह्वान कर रहे हैं अखिलेश यादव कि कल कार्यकर्ता मुस्तैद रहें, कुछ भी हो सकता है, नैतिक जीत तो हमारी हो चुकी है, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। प्राची जी, सबसे पहली बात है कि अभी आप बता रही थी कि चुनाव का गणित क्या है, कौन वोट कितना वोट। ये गणित कुछ ज़्यादा बिगड़ गया, जानती हैं क्यों? क्योंकि रसायन शास्त्र नहीं बैठ पाया अखिलेश का, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही बैठी है। आज उसी केमिस्ट्री का नतीजा है कि नेता कभी पोलिंग वाले दिन रीपोल की डिमांड करने लगे, काउंटरमैंड करने की डिमांड करने लगे। आज आशुतोष जी 9 की 9 जीतने की जगह 4 से 5 बोलने लगे। तो ये सब केमिस्ट्री का नतीजा है। अब कल जब रिजल्ट आएगा तो फिर चुनाव आयोग आएगा, ईवीएम आएगा। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है राम गोपाल जी ने कि ये धमकी है ये सीधे,
और अखिलेश जी भी आपको याद होगा चुनाव वाले दिन सीधे धमकी दे रहे थे, वो पूरे देश के मुसलमानों को संदेश दे रहे थे कि पुलिस रिवॉल्वर निकाल के वोट देने से रोक रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहा है। और एक फर्जी वीडियो, हाफ कुक्ड वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, पूरा वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो उसी पुलिस वालों पर उसी मकान की छतों से जब पत्थरबाजी की गई उसका वीडियो पोस्ट नहीं किया। लेकिन आत्मरक्षा में अगर पुलिस पिस्टल निकाल लेती है तो उसमें इनको दिक्कत है। राम गोपाल वर्मा आज कहते हैं कि ये बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर है। तो ये संघीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चैलेंज कर रही है और अपने हार की फ्रस्ट्रेशन में आज की तारीख में ये देश की संघीय व्यवस्था को एक सीधे कुठाराघात कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी बदलेंगी, देश रहना चाहिए, ये बात इनको समझ में नहीं आता है। नहीं, एक सेकंड नहीं लगा, आपकी सारी की सारी तस्वीर बदल गई। समाजवादी पार्टी के ये बयान जो सामने वो आए, मुसलमानों पे वीडियो निकाल के पूरे देश में संदेश दे रहे हैं। ये आए हिंसा की खबरों के साथ, प्रशासन की मनमानी के साथ, आरोप लगाए कई गंभीर। अब मान लीजिए आप दावा कर रहे हैं कुंदर की सीट पर, सर कुंदर की सीट पर पिछली बार मार्जिन 43,162 सीट का था जियाउर रहमान बर्क का। ऐसा क्या बदल गया इन चुनावों में कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर सकती है, या आप दावा कर रहे हैं कि इस सीट को भी आप जीत लीजिएगा? मैंने यही कहा ना कि हर चीज मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स से नहीं चलती है, केमिस्ट्री का बहुत रोल होता है। रामपुर सीट कोई सोचता था कि हम पार्लियामेंट जीतेंगे, हम जीते कि नहीं जीते? हर चीज अरिथमेटिक पे चलती है क्या देश में? गढ़ है गढ़ है गढ़ है, अरे गढ़ कहने वाले ढह गए, कितने गढ़ हमने ढा दिए। 60 साल से एक पार्टी का गढ़ होता था ना भारत, कहाँ गई वो पार्टी आज के देश में? ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है। जिसको इस चीज का घमंड होता है ना कि ये गढ़ है, वो घमंड टूटता ही टूटता है। आज हम एक मिनट, मैं तो पहले बात की एग्जिट पोल पे व्यक्तिगत तौर पे मानता नहीं हूँ, भले हम एग्जिट पोल में जीत रहे हो या हार रहे हो। मेरा बिल्कुल साधुवाद रहता है जो जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, क्योंकि उनकी मेहनत लगी होती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हमारे सारे नेता आज भी कह रहे हैं कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा, इसलिए क्योंकि हमारी केमिस्ट्री है। और साफ साफ दिख रहा है ना जनता को क्या क्या काम हुए हैं। सरकारें काम पे बनेंगी कि या जातिवाद पे बनेंगी या धर्म का चश्मा लगा के बनेंगी? किस चीज पे सरकारें चाहते हैं ये लोग? ठीक है आशुतोष जी, जवाब दीजिए। कट्टरपंथी सरकार फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं जो खुलेआम राम गोपाल बोल रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये तो सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं एनडीए की 9 की 9 सीटें जीतेंगी। कंफ्यूजन आपके खेमे में है। कोई 9 सीटों का दावा कर रहा है, कोई 5 से 4 सीटों का दावा कर रहा है, कोई कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर रहा है, तो कोई बांग्लादेश को याद कर रहा है। माफ़ कीजिएगा कि प्राची जी कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस में पूरी बात नहीं सुन पाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन इतनी जरूर सोच रहे हैं कि इन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि समाजवादी पार्टी धमकी दे रही है। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं धमकी दे रही। मैं चाहता हूं इंडिया टीवी पहले वो रामगोपाल यादव जी का वो स्टेटमेंट सुना दे और वो खुद जनता तय करे कि धमकी दे रही है या उसके बारे में बता रही। नंबर 1 चीज। नंबर 3, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, दावा तो भाजपा वाले करते हैं। आशुतोष वर्मा जी, 405 रामगोपाल यादव जी का वो बयान अगर आपने नहीं सुना है तो मैं जरूर सुनवा देती हूँ। मेरी टीम से अभी सुनवा देगी, आप सुन लीजिएगा। जी कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। मेरा स्टेटमेंट हो जाए पूरा, मेरा स्टेटमेंट हो जाए तब सुनवा दीजिएगा। और हमने कभी नहीं दावा किया, 2024 का इलेक्शन पूरे देश ने देखा। अब की बार 400 बार और 400 पार पता नहीं क्या, अब की बार 80 की 80 और पता नहीं ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। यही भाजपा के संघी प्रवक्ता चिल्लाया करते थे, हमने तो कभी नहीं चिल्लाया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको धक्का मार के पीछे घसीट दिया। आज ये हमसे पीछे हैं उत्तर प्रदेश में और ये बात कर रहे हैं। हमको जनता ने अभी समर्थन दिया है भाई। और जिन बातों के आप कर रहे हैं ना, उन सीटों पे हमारे लोग सांसद बन के गए हैं। एक विधानसभा नहीं जीते हैं हम पूरी की पूरी लोकसभा जीत के गए हैं और जीतने के बाद वहां पे खाली हुई सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो अपना अर्थमेटिक आप देखिए, अपना देखिए। हम जनता के साथ में लड़ रहे हैं और हम जानते हैं कि जनता की आवाज समाजवादी पार्टी की आवाज है। के देखरेख में चुनाव आप 2024 का जीते हैं ना आशुतोष वर्मा जी, और ये हंगामा उन्हीं सीटों पर क्यों है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है? मीरापुर, कुंदर की, सीसामऊ या कटेरी, बाकी भी तो सीटें हैं ना सर। वहां तो मतदान और कम हुआ है। इसलिए मैं बता तो रहा हूं आपको प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद हमारे मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी घोषित कर रखा है
उन्होंने मान के रखा है कि मुस्लिम समुदाय का मतलब इस देश पे एक धब्बा है, और हम कहीं ना कहीं समाजवादी लोग जानते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक लोग वही हैं जिनके पास। अच्छा चलिए, इस पर ये तो बहस का मुद्दा है, इस पर बहस करूंगी, लेकिन चूंकि सर आपने अपने नेता का बयान नहीं सुना है आशुतोष जी, मैं पहले एक बार वो बयान सुनवा दूं, उसके बाद मेरे पास 2 और मेहमान है, उनके पास मुझे जाना है। क्या कहा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, बांग्लादेश की याद उन्हें क्यों और कैसे आई है, सुनिए जरा। वोट से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती लोकतंत्र में, और आपका वोट अगर छीनने की कोई कोशिश करे तो मैंने प्रेस वालों से भी कहा, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि वोट को जान से भी ज्यादा कीमती समझ के उसकी रक्षा करें। लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी, और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती, कोई चुनाव नहीं। आपको नहीं मालूम होगा, जैसा हमारे यहाँ कुदरती और मीरापुर में हुआ ऐसा बांग्लादेश में हो रहा है। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदल गई। अब एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा आशुतोष जी, फिर इंतजार कर रहे हैं मलूक नागर जी और संदीप त्रिपाठी जी। देखिए, बांग्लादेश की बात कही और पूरा बयान सुनवा दिया है आपके नेता का, मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी है। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है सर? अच्छा चलिए, मुझे लगता है आशुतोष जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो चलिए मैं मलूक नागर जी आपके पास आ जा रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं भाई हम तो जीते हैं ना 2024 का चुनाव लोकसभा का, हमें तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, इसीलिए प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। देखिए प्राची जी, असली बात ये है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए की परफॉर्मेंस कम हुई, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी के जो लोग 37 जीत के आए, और उनकी वजह से ही 6 कांग्रेस के जीत करके आए, जो ये 43 नंबर पे पहुँचे, आधे से ज़्यादा ये हो गए। तो ये चुनाव 2027 के लिए और 2029 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सारे देश के नेशनल टेलीविज़न पे इस पर डिबेट हो रही है। तो जिन सीटों पे 9 पे चुनाव हो रहा है, उनमें से पहले 5 सीटें तो समाजवादी के पास थी। एक, जब हम एनडीए का पार्ट नहीं थे, समाजवादी के साथ थे, तो एक हमारे पास थी। तो 6 में से 9 में से 3 सीट बीजेपी की थी। और आज जो सर्वे आ रहे हैं कि 3 की जगह 1 हमारी भी साथ मिला के हम 9 क्लेम कर रहे हैं, सर्वे 7 और 8 दे रहे हैं। तो 2027 और 2029 के लिए बीजेपी की सीट या एनडीए की सीट डबल हो रही हैं, इसलिए हलचल मच रही है, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और इसलिए दूसरी पार्टियों में कन्फ्यूजन है। कोई 5 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे हैं, कोई 9 बोल रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन केवल ये है। तो ये महत्वपूर्ण बहुत ही 2027 यूपी के लिए, और यूपी जिसकी होगी देश उसका होगा, इसलिए पूरे 2029 के लिए यूपी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए चर्चा हो रही है। लेकिन मलूक नागर साहब, जब मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जब मुस्लिम बाहुल्य सीट, जिसमें एक आप वाली भी सीट है मीरापुर, जहां वो पिस्तौल वाला खूब वीडियो दिखाया जा रहा है, जब वहां पर उनके वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, तो जीत हार कैसे हो रही है? ये तो प्रशासन के दुरुपयोग से हो रही है ना, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, ये मीरापुर लोकसभा जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, उसी का एक सेगमेंट है। ये असलियत में तो ये मुसलमानों ने भी बहुत हमें वोट दिया है। असलियत में ये बात नहीं है। वहाँ पे जो आपस में जो मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे, बसपा का भी मुस्लिम
ओवैसी साहब का भी मुस्लिम, सपा का भी मुस्लिम, जो आपस में लड़ रहे थे उन पे जो पथराव हुआ, पुलिस वालों के जो पत्थर लगे और पुलिस वालों ने उनको शांत करने की कोशिश करी, जो अधूरी वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पे दिखा करके गलतफहमी पैदा करके देश के सामने जो कांग्रेस जिस तरह झूठा प्रचार करती है, उस तरह अफवाह फैलाने की जो कोशिश ठीक है करी, उसमें संदीप असलियत त्रिपाठी ये जी, रिजल्ट अलग आ अफवाहों रहे के हैं, इसलिए बलबूते कुछ ना पर कुछ बोले जा रहा क्या है। चुनाव जीता जा सकता है, या महज कोशिश ये है कि इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव सेट कर दे? मीरापुर जहां मुसलमान वोटों के को रोकने की या उन्हें डराने की बात कही जा रही है, 5 मुस्लिम यहां पर 5 उम्मीदवार उतरे मैदान में प्रमुख और 4 इनमें से मुस्लिम है, वोट तो वैसे ही बट कट रहा है। नहीं देखिए, अब ओवैसी जी कौन, किसके 2014 के पहले इस देश पे कौन जानता था ओवैसी को, मुझे नहीं पता है। और किसी भी सांप्रदायिकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक दूसरा नहीं रहेगा ध्रुवीकरण हो ही नहीं सकता। वो काम ओवैसी जी करते हैं। बसपा के बारे में तो मलूक नागर जी ने स्वयं बताया कि वो भाजपा की गिरवी रह चुकी है, वो रहे उसी में सांसद रहे हैं, अभी उनको खुद ही पता होगा। और हमारे साथी ने अभी, आलोक जी ने एक बात कही कि रामपुर उन्होंने सीट जीत ली, किसी ने सोचा था क्या साहब? किसी ने सोचा था कि वहां 38% वोटिंग हुई थी जब आप चुनाव जीते थे? आकाश सक्सेना जब सांसद बने थे 38% मात्र वोटिंग हुई थी। आप यही तो चाहते हो कि लोग वोट न करने आए, और आप अपने गुंडों को लगा लीजिए। जब लोग वोट करने नहीं आएंगे, जो आपके ही लोग होंगे वही वोट करेंगे, उसके बाद आप चुनाव अरे जीत ही संदीप लीजिएगा। जी, समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी का गढ़ गाजियाबाद, यहाँ तो कुल 33% वोटिंग हुई है, तो अपने भी वोटर्स को रोक रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या वोट मत दीजिए, मैं बताता हूं। वोटिंग परसेंटेज पर जाइएगा सर, तो खैर में कुल 46% हुई है, इससे ज्यादा तो कुंदरकी में हो गई 57% वोटिंग। प्राची जी, जहां तक आप गाजियाबाद की बात कर रही हैं, गाजियाबाद का आप कोई चुनाव, शहरी क्षेत्र आप देख लीजिए, वहां वोट आप परसेंटेज कम रहता है, वहां की कोई नई बात नहीं। शहरी क्षेत्र आप कहीं पर भी देखिए, अपने लिहाज से वोटिंग परसेंटेज को पढ़ लेते हैं सर, यही खूबी है आप राजनेताओं में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। समाजवादी पार्टी धमका रही है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है, लेकिन अजय आलोक जी कह रहे हैं ना, आशुतोष वर्मा जी, धमका नहीं रहे, हम रियल सिचुएशन बता रहे हैं। जब रोका जाएगा, जब बस्ते फेंके जाएंगे हमारे, और जब हमारे वोटर्स को धमकाया जाएगा, तो कम से कम शिकायत तो करेगी ही ना समाजवादी पार्टी, और कार्रवाई भी की अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने। फिर आऊंगी वर्मा जी। सबसे पहली बात प्राची जी, मुझे इसी शब्द पे ऑब्जेक्शन है, हमारे वोटर्स। ये आपके वोटर्स नहीं है, देश के वोटर्स। हमारे वोटर्स और तुम्हारे वोटर्स क्या होता है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तो लाइन यहीं पे खींच देते हैं। और दुराचार को क्यों नहीं रोका जाए? अगर पुलिस कह रही है, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि बुर्का पहन के आने पे भी पहचान पत्र और चेहरे की पहचान करवानी जरूरी है बोगस वोटिंग रोकने के लिए, तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है? प्राची जी जाएं वोट देने के लिए, बुर्का लगा लें और साक्षी का आई कार्ड दिखाएं और वोट दे दें साक्षी का, तो क्या ये सही होगा? यही चीज तो चेक करने के लिए बात की गई है। उसके लिए पीठासीन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा के उस एरिया में उनसे वोटिंग करवा रहे हैं दूसरे के नाम पे, तो इसको चेक नहीं किया जाएगा? और ये चेक करेंगे तो आपको दर्द हो जाएगा। चुनाव के दिन कितने जगह बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं, हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में, हम लोग सब कोई जानते हैं। बैरिकेडिंग क्यों लगा दी? इसके लिए हंगामा किया। इनके विधायक प्रत्याशी ने पुलिस से उलझ गए। पीठासीन अधिकारी चेक करेगा, पुलिस चेक करेगी? जरा बता दीजिए। कूट के भरी हुई है अराजकता, कूट के भरी हुई है। ये लॉ का पालन कर ही नहीं सकते हैं, ये गाइडलाइंस पे चल ही नहीं सकते हैं। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, असउद्दीन ओवैसी को कौन जानता था 2014 के पहले? अरे एक मिनट भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? सभ्य की तरह डिबेट कीजिए ना। मैं जान रहा हूँ सभ्यता कल से और बढ़ जाएगी आप लोग की। काउंटर क्वेश्चन हो जाएंगे सर। तो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं असउद्दीन ओवैसी को कौन जानता था? भाई साहब 2004 के सरकार में, 2009 की सरकार में असउद्दीन ओवैसी यूपीए का हिस्सा थे। 2009 का न्यूक्लियर डील में सबसे अहम हिस्सा थे, जिन्होंने बहुत समर्थन में यूपीए की बात की थी। आज आप कह रहे हैं असउद्दीन ओवैसी को जानता कौन था? वही आपके जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं असउद्दीन ओवैसी।
रेवन्ना रेड्डी के साथ आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को बताइए जानता कितने राज्यों में पहले चुनाव अपनी लड़ते थे पार्टी को 14 के समझ पहले? लीजिए, उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में आके बोलिए। 14 के पहले कितने लोग चुनाव अरे उससे मुझे क्या मतलब है, वो लड़े चाहे नहीं लड़े, मतलब है वो लड़े अरे चाहे आप नहीं मंडी लड़े, के बाद फफूंदी बन के जहां उगना उगे, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन आप ये मत कहिए कि आप जानते नहीं थे, क्योंकि उनको फफूंदी बना के उगाया है आप लोगों ने। अच्छा, रुक और आज जाइए, आपके संदीप पैर में त्रिपाठी चुभने लगे जी, तो असदुद्दीन संदीप ओवैसी को त्रिपाठी जानते जी कौन और है? अजय आलोक जी, एक मिनट। असदुद्दीन ओवैसी अजय जैसे आलोक सारे जी, कैरेक्टर्स एक को आप लोगों ने सेकंड। आगे संदीप जी, बढ़ाया है। प्लीज। अजय आलोक जी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना कि नियमों का पालन होना चाहिए, पहचान पत्र चेक होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि भाई जो वहां पर पीठासीन अधिकारी हैं, जो वहां पर मतदान कर्मी हैं, वो आईडी कार्ड चेक करें। लेकिन पुलिस कर्मियों को किया गया ना सस्पेंड, 5 पुलिसकर्मी आईडी कार्ड चेक करने पर। ये तो चुनाव आयोग ने ही कार्रवाई की, यानी कोई गड़बड़ी तो थी। देखिए, चुनाव आयोग को जब शिकायत मिलती है, चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। हमने तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग की इच्छा है, और चुनाव आयोग तो हर चीज पे अब जांच कर रहा है। पथराव कैसे हुआ, रिवॉल्वर क्यों निकाली गई, तो कल को जो भी दोषी होंगे वो पता करेंगे। आपको इस देश का सिस्टम मानने में दिक्कत क्या है, सवाल ये उठता है। ठीक है आशुतोष वर्मा। और पुलिस वेरिफिकेशन करती है, आईडी वेरिफिकेशन चुनाव के समय में। प्राची जी, चुनाव के 7 दिन पहले से करने लगती है, जगह जगह रोक के चेकिंग की जाती है, आपको आपसे आईडी मांगी जाती है, आईडी दिखाइए, आपके सामानों की चेकिंग होती है। ये चुनाव के गाइडलाइंस हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के गाइडलाइंस हैं, ये हर दल को पता है। इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, ऑब्जेक्शन किस बात का? और ये ऑब्जेक्शन है तो 9 की 9 सीटों पर क्यों नहीं दर्ज करवाया समाजवादी पार्टी ने? गिनी चुनी सीटें ही क्यों? देखिए, भाजपा की स्थिति ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, इनकी कहानी होती है राम राम जपना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और वही कर रहे हैं ये बैठ के। समाजवादी पार्टी ने कभी भी आईडी चेक करने के नाम पे सवाल नहीं उठाया है। समाजवादी पार्टी ने लिखित बोला है कि जिसकी जहां आईडी पे शक हो वो आईडी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये काम पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट या वहां पे जो चुनाव आयोग के द्वारा दिखे गए कर्मचारी, उनका काम है। पुलिस के पास वोटर लिस्ट क्या कर रही थी, और पुलिस गांव-गांव वोटर लिस्ट लेके क्यों घूम रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खोलना नहीं चाहते हैं। और मुझे पता है कि जो प्रवक्ता जी बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कल जो ये घटना हुई है ये किस असेंबली की हुई है। मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ बैठे अजय आलोक ये बता दें कि कल वो जो घटना हुई पिस्तौल वाली, वो किस असेंबली की थी। बताइए अजय आलोक जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतने संवेदनशील प्रवक्ता हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि फलानी जगह पे कौन सी असेंबली है, मीरापुर सीट पे कौन उस से वहां पे उस महिला की पीठ ठोकने के आपने पूरे देश में नाम कर दिया है। हाँ, आपके जिलाध्यक्ष वहीं गए थे ना? कौन सी लोकसभा, वो कौन सी लोकसभा थी? बहुत बहादुरी का काम किया है आपने। कौन सी लोकसभा थी? कौन सी लोकसभा थी बताइए ना। आप मुझे सीट बता रहे हैं, क्या नहीं बताएंगे? चैलेंज कर रहे हैं अपने अराजकता को, अरे मैं कह रहा हूँ कौन सी लोकसभा थी? मीरापुर तो दुनिया जानती है, कौन सी लोकसभा थी? खत्म हो गई है जनता से। कौन सी लोकसभा थी? मैं आपको इतिहास बताऊं। मुझे कह रहे कि राम राम जपते हैं, मैं आपको इतिहास बताऊं। हम तो राम राम जपते हैं भाई, कुछ नहीं पता है। राम राम जपते ही हैं, टीवी में खाली आके बैठ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है जनता क्या कर रही है। हम तो राम राम जपते, जब तक आप प्रशासन को देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी में अब असल में क्या है कि अब कार्यकर्ता तो है नहीं, जनता उनके साथ में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो प्रशासन को, पुलिस को, होमगार्ड को, एक सेकंड अजय आलोक जी एक मिनट सर। आशुतोष वर्मा जी आप तक आवाज नहीं पहुंची थी मेरी। मैंने आपके नेता का बयान भी सुनवा दिया था कि बांग्लादेश वाला जिक्र उन्होंने कैसे किया। और दूसरी बात ये सर, लोकसभा चाहे वो कोई भी हो, वहां पर अगर पिस्टल निकालने की घटना हुई तो क्या ये जिम्मेदार पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस पूरी घटना का ब्यौरा दिया जाए वोटर्स के सामने या देश के सामने या राज्य के सामने? प्राची जी, आप इंडिया टीवी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज देता हूं कि कौन सा पूरा वीडियो, जिसका आधा वीडियो हमने चलाया वो दिखा दें। वो बार बार कहते हैं आधा वीडियो, कहते हैं पूरा वीडियो आप दिखा दीजिए। वो कौन सा वीडियो था जिससे पत्थर चल रहे थे, वीडियो दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, एक बार भी नहीं बोलूंगा। अजय आलोक जी, आपके पास पूरा टाइम है, आप दिखाइए। जानकारी नहीं है प्राची जी, बिना जानकारी क्या के बैठे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एडिटेड वीडियो पूरा वीडियो सारे चैनल से दिखा दीजिए मुझे, जिसे पत्थर चलाया जा रहा हो।
अरे आप चलाइए, आप पूरे चैनल में पूरा वीडियो दिखाइए मुझे, पत्थर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा चलाइए जी। ना, दो चलाइए, मैं वीडियो देख हैं, रहा हूं। दो हिस्से चलाइए, हैं मैं उस पूरा वीडियो वीडियो देख के। रहा एक में पिस्टल नजर आ रही है और एक में वहां पर आपाधापी नजर आ रही है, पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर तो फेंके नहीं होंगे पुलिस ने, आप तो पुलिस को आप कटघरे में मुझे खड़ा प्राची करते जी हैं। वो वीडियो दिखाइए जिसमें आशुतोष वर्मा जी, मैं वो वीडियो आपके सामने चलवा दूंगी। शर्मा सर, एक जी मिनट। पिस्तौल निकाल रहे हैं, उनके वो ऊपर वीडियो पत्थर चल रही है, रहा एक मिनट आप दिखाइए। आशुतोष वर्मा जी, ये भारतीय वो जनता वीडियो पार्टी भी के चल रही है। प्रवक्ताओं के एक सेकंड प्रोपेगेंडा में मत अजय फंसिए। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, बांग्लादेश वाले बयान पर आपने कहा मुझे सुनाइए, मैंने सुनाया। मैं वो वीडियो भी दिखा रही हूँ सर, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखिएगा तो उस वीडियो में पत्थर भी पड़े हुए नजर आएंगे आपको। आशुतोष वर्मा जी, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उसमें पता वीडियो है, भी आएंगे आपको, उसमें पत्थर भी पड़े नजर आएंगे। बात प्राची जी, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे वैसे भी आपका ऑडियो देर से मिल रहा है। आपको नहीं, पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, पत्थर मारते हुए पुलिस पे कि पुलिस ने उसके अपोजिट में निकाल लिया पिस्तौल, ये मुझे दिखा दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मत बताइए हमको। नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं बता रही हूँ मैं आशुतोष वर्मा जी। दो वीडियो हैं सबको पता है, और योगी दोनों आदित्यनाथ वीडियो प्रदर्शन में लगातार चल चल रहे रहे हैं। हैं आशुतोष वर्मा जी। यहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलता है सर, कोई मुझे प्रोपेगेंडा नहीं कंटिन्यूअस चलता। प्राची जी, मैं और इंडिया वो टीवी पे वीडियो- बैठ के सर, चैलेंज एक करता सेकंड हूं रुकिए, आपको, एक मैं आपको भी सेकंड चैलेंज रुकिए, करता एक हूं। सेकंड रुकिए। आप आशुतोष मुझे वो वर्मा वीडियो जी, दिखाइए आशुतोष वर्मा जी, जिसमें एक रुकेंगे मिनट तब प्राची तो ना मैं जी, दिखाऊंगी मेरी आपको बात पूरी वीडियो। होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, तब तो ना दिखाऊंगी आपको वीडियो, आप रुकेंगे मेरी तब तो बात ना पूरी होने दिखाऊंगी। दीजिए और उसके बाद फिर अपना वीडियो चलाइए। बांग्लादेश वाला तो आप बयान, मेरी बात तो लीजिए भाई। सर आप बांग्लादेश मेरी वाला बात तो लीजिए बयान पहले। आपको नहीं समझ में आ रहा था, वो मैंने सुनवा आप, मैं दिया। बांग्लादेश वाले बयान पे भी टिप्पणी दे रहा हूं अपनी। दीजिए। नहीं, मैं सब समझ में आ रहा हूं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी मैं आपकी टीवी का वीडियो गायब था, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे वो वीडियो दिखाइए और जनता को दिखाइए इंडिया टीवी जिसमें पत्थर मारे गए हैं और जिसके रिस्पॉन्स में पिस्तौल ठीक है निकाली सर, गई है। आगे से ये बात हम मैं चैलेंज याद करता हूं, रखेंगे कि दिखाइए कहीं पर अगर पत्थर चल रहे हैं तो आप पहले लोग पुलिसकर्मी भाजपा के वीडियो बनाकर confusion उसे को- रिलीज कर दे और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आएंगे और उस पर बयान अरे देंगे। प्राची जी, ठीक है प्राची आशुतोष जी, वर्मा जी, आप मैं इतनी- समझ गई। आप इतनी हालांकि वो बोली वीडियो नहीं प्ले है। मैं करवा दूंगी पुलिस जिस का वीडियो एक- में एक एक्शन- भगदड़ एक मची हुई है। पुलिस का मलूक नागर जी एक एक्शन कह वीडियो रहे हैं कैप्चर प्रोपेगेंडा हुआ है, है। मलूक आप नागर जी वो इतने कह रहे हैं सीधे नहीं प्रोपेगेंडा और आप है। इतनी आवाज बोली मत को डाउन बनिए, कर दीजिए। ये गलत बातें मत कन्नौज में कीजिए। रेप हुआ था तो अखिलेश ने कहा था पहले डीएनए मलूक नागर जी बोलिए। प्राची जी, इनको रोको, फिर मैं बताता हूँ। सर रुक गए सब, बताइए। देखिए, कल मुजफ्फरनगर की पुलिस ने वो वीडियो जारी करा है और हमारे साथी जो टेलीविजन बैठे उन्होंने देखा नहीं है और दोनों को कंपैरिजन करा है कि ये अधूरा है और ये पूरा है। वो जो पूरा है उसमें कुछ छत पे कुछ लेडीज थी, ऊपर से पत्थर आए, आगे से कुछ नौजवान युवकों ने पत्थर मारे, पुलिस के पत्थर लगे, एक पुलिस वाले ने पत्थर उठा करके हाथ में रखा, उल्टा नहीं फेंका, तो उस पत्थर को भी चिन्हित करके टेलीविजनों पे दिखाया गया था। तो जिस आदमी ने फिर वो कैप लगाई कि सर ना फूट जाए, एसएचओ ने, और फिर वो आगे भागा, उसने पिस्टल हाथ में निकाल रखी थी, आगे से 3 लेडीज आई, वो वोट डालने के लिए जबरदस्ती कर रही थी, उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो पूरा का पूरा दोनों वीडियो कंपैरिजन करके चलाए थे, तो कहीं भी कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो सारे नेशनल टेलीविजन पे कल चले हैं। प्राची जी, आपके टेलीविजन पे भी चले हैं और सारे नेशनल टेलीविजनों पे चले हैं। ये तो एक ऐसी बात हो रही है कि कुछ भी बोलो, गुमराह करो, अफवाह फैलाओ कांग्रेस की तरह और कुछ का कुछ बोल दो। मेरे हिसाब से ठीक नहीं, जो सही बात है वही बात कहनी चाहिए देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके। ठीक है, अब संदीप त्रिपाठी जी। प्राची जी, आशुतोष की एक बात से मैं थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं। वो बात ये है कि उन्होंने कहा कि अजय आलोक जी को कुछ पता नहीं होगा। अजय आलोक जी बहुत जानकार आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, इतने विद्वान हैं कि एक समय जब जेडीयू में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया था तो प्रवक्ता जेडीयू के हुआ करते थे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाला था कि अडानी कैसे दाल के दाम बढ़ाने के लिए कैसे लाता है दाल और कैसे पोर्ट पर रखता है, फिर उस दाल के दाम कैसे बढ़ जाते हैं तो कैसे वो दाल रिलीज हो जाती है। बड़ा विद्वानी का काम किया था, मतलब बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन अब विद्वत्ता। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, वो वीडियो आपने देखा था या नहीं देखा था जिस पर आशुतोष वर्मा जी ने इतने क्वेश्चन उठा दिए? वो वीडियो कल से चला रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि आशुतोष वर्मा जी जब आ रहे हैं डिबेट में तो वो सारी चीजें इकट्ठा करके रखें जो कल से चल रही हैं, क्योंकि शायद आशुतोष वर्मा जी की नजरों से वो छूट जाती हैं।